इस कहानी की शुरुआत होती है डायबॉलिक नाम के एक शातिर चोर से, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग थी आर्मिन नाम की एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती ताज को रखा गया था। अब यहाँ डायबॉलिक का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि इस ताज की हिफाजत के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग में एंटर होते ही डायबॉलिक ने इकलौते गार्ड को मार डाला और फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां उस बेशकीमती ताज को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसके चलते बाकी के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड्स उस कमरे तक पहुंचे जहां इन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबॉलिक ने दरवाजे के चाबी वाले छेद को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर गार्ड्स ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचे तब तक डायबॉलिक ने वो ताज चुरा लिया था और अपने पैराग्लाइडर पर उड़कर वहां से भाग चुका था। इसके बाद उसने एक चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद वो गाड़ी में एंटर हुआ और ये दोनों उस बेशकीमती ताज को लेकर फरार हो गए। अब अगली शाम आर्मिन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो अपने बेशकीमती गहने दुनिया को दिखा सके। इन गहनों के प्रचार के लिए 5 सुपर मॉडल्स को हायर किया गया, जिन्होंने आर्मिन कंपनी के बेशकीमती गहने पहनकर एक शानदार डांस परफॉर्म किया। ये गहने दिखने में इतने खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे हर एक इंसान के मन में इन्हें खरीदने की तमन्ना सी जाग उठी। डांस के दौरान हॉल के चारों ओर ढेर सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि डायबॉलिक दोबारा से इनके गहनों को चुरा न ले। लेकिन अभी ये डांस खत्म होता उससे पहले पूरे हॉल की लाइट्स अचानक से गायब हो गईं। ये देखकर एक गार्ड ने उन सभी डांसर्स को एक सेफ कमरे में चलने को कहा ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा न सके। इसके बाद इन सभी को एक सेफ कमरे में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। यहाँ इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला और इस ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबॉलिक था, जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुस आया था। इसके बाद डायबॉलिक ने लड़कियों से वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद ये चारों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में गईं ताकि वहाँ इन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़का इन लड़कियों के पास आकर इन्हें छेड़ने लगा, पर तभी अचानक से इस लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर्स नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स थीं, जिन्हें डायबॉलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। यहाँ लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट बुरॉव था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर जिंको को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। जिंको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबॉलिक को पकड़ने की कोशिश में बिता दी। यहाँ बुरॉव ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डायबॉलिक उनके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबॉलिक उन गहनों को चुराने जरूर आएगा और इसलिए इन्होंने उन गहनों में जीपीएस ट्रैकर को फिट कर दिया था ताकि वो डायबॉलिक की लोकेशन को ट्रेस करके उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। अब इस बात से अनजान ईवा और डायबॉलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते थे। यहाँ ईवा ने डायबॉलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन डायबॉलिक ने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इधर जिंको अपनी टीम के साथ डायबॉलिक की तलाश में निकला और जीपीएस लोकेशन को फॉलो करते हुए वो इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान को देखकर ये सभी काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जीपीएस का सिग्नल तो चट्टान के अंदर से आ रहा था। यहाँ जेंको ने उस चट्टान को बड़े ही ध्यान से देखा और अपने साथियों से उस पर एक डायनामाइट लगाने को कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें एक पतली सी सुरंग दिखाई दी जो सीधा डायबॉलिक के खुफिया अड्डे पर जाती थी। इधर डायबॉलिक और ईवा ने भी सीसीटीवी कैमरे में ये सारा नजारा देख लिया और अपना चोरी का सारा माल वहीं छोड़कर एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब जेंको अपनी टीम को लेकर अंदर आया तो उसे डायबॉलिक और ईवा कहीं नहीं मिले, लेकिन तभी उन्हें वो खुफिया रास्ता दिखा और वो भी इन दोनों का पीछा करने लगे। अब भागते भागते ईवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच फंस गया, जिसके बाद उसने डायबॉलिक से मदद मांगी, लेकिन जेंको को करीब आता देख डायबॉलिक ने ईवा को वहीं छोड़ दिया और फौरन वहां से भाग निकला। अब डायबॉलिक के इस धोखे से ईवा का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसने अकेले ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने खुद को आजाद किया तब तक जेंको उसके काफी करीब पहुंच गया था। अब ईवा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो एक चट्टान के ऊपर गई और नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और इस तरह से डायबॉलिक और ईवा एक बार फिर जेंको के हाथ से निकल गए। इसके बाद जेंको की टीम ने डायबॉलिक के खुफिया अड्डे की तलाशी ली, जहां इन्हें ढेर सारी बेशकीमती चीजें मिली, जैसे कि ढेर सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग्स, ज्वेलरीज और भी बहुत कुछ। तभी जेंको को शहर के बाहर बनी एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला, जो शायद से डायबॉलिक और ईवा का दूसरा अड्डा था। इसके बाद जेंको फौरन उस नक्शे वाली जगह पर पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरे बिल्डिंग की तलाशी ली। इस दौरान एक ऑफिसर ने गलती से एक खुफिया दरवाजा खोल दिया जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर इन्होंने देखा कि ये वही जगह थी जहां डायबॉलिक अपने मिशंस के लिए अलग अलग किस्म के मास्क बनाता था। यहाँ जेंको ने अपनी टीम से किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायबॉलिक अपने अगले मिशन से पहले यहाँ जरूर आएगा।
अब अगले सीन में हम एल्टिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि वेलेंबर्ग शहर की रानी थी और ऑफिसर जिंको की गर्लफ्रेंड भी। इसके बाद वो जिंको से मिलने पहुंची, जहां बातों बातों में ही उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिंको ने कहा कि जब तक वो डायबॉलिक को पकड़ नहीं लेता तब तक वो ये शादी नहीं कर सकता। अब एल्टिया भी इस बात को जानती थी कि डायबॉलिक को पकड़ना जिंको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए उसने जिंको का साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने जिंको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया, जहां वो अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी और इसलिए वो चाहती थी कि जिंको भी इस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो उसकी और उसके नेकलेस की हिफाजत कर सके। अब उस रात डायबॉलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां दीवार में एक माइक लगाकर उसने अंदर मौजूद पुलिस वालों की बातें सुनी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबॉलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और ये देखते ही एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डायबॉलिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कांच की एक मोटी सी दीवार मौजूद थी। अब गोलियों की आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स अलर्ट हो गए और फौरन बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा है और डायबॉलिक अपनी मास्क वाली मशीन को चुराकर भाग चुका है। अब जब जेंको को ये बात पता लगी तो उसे अपने साथियों पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि इनके रहते हुए डायबॉलिक उस बिल्डिंग के अंदर घुसा और इनके नाक के नीचे से वो मास्क वाली मशीन चुरा ले गया। अब अगले दिन जेंको के आला अफसरों ने उसे आगे के मिशन की प्लानिंग के लिए बुलाया। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके पास ईवा का कॉल आता है। ईवा इनसे कहती है कि मैं डायबॉलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी, पर इसके बदले में मुझे मेरी आजादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त यह है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज करोगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजोगे। यहाँ ईवा ने इन्हें सोचने के लिए आधे घंटे का समय दिया और फोन कट कर दिया। यहाँ जेंको के सीनियर को यह ऑफर पसंद आया और उन्होंने जेंको से इस पर अमल करने को कहा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और इन्हें किसी भी कीमत पर डायबॉलिक को पकड़ना था। हालांकि जेंको इस बात से सहमत नहीं था और वो डायबॉलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि जब अगली बार ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब आधे घंटे बाद जब ईवा ने जेंको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा और इस दौरान पुलिस की एक टीम ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके उस तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि सड़क किनारे बने एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब ईवा ने भी पुलिस को अपनी तरफ आते देख लिया और बड़ी सफाई से वहां मौजूद एक सुरंग से 9-2-11 हो गई और इस तरह से जेंको का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। इधर दूसरी तरफ एलेना नाम की एक लेडी ऑफिसर डायबॉलिक के अड्डे से मिले सामान की जांच कर रही थी और इस दौरान उसने ये नोटिस किया कि उन गहनों में से एक ब्रेसलेट कहीं गायब है। इसके बाद उसने जेंको को कॉल करके इसकी जानकारी दी और जेंको फौरन समझ गया कि वो ब्रेसलेट जरूर ईवा ने पहना होगा और इसका मतलब ये था कि वो अभी भी उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते थे, क्योंकि ये वही गहने थे जिसमें उन्होंने जीपीएस डिवाइस को फिट किया था। यहाँ जेंको का अंदाजा सही निकला और जीपीएस को यूज करके पुलिस को ईवा की लोकेशन मिल गई। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंचा और ईवा के सर पर बंदूक तान दी। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, क्योंकि पिछली बार डायबॉलिक ने इसे बेहोश करके वो मास्क वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी वो कुछ करता उससे पहले ईवा ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और पुलिस की गाड़ी चुराकर भाग गई। जब जेंको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को जमीन पर गिरा हुआ पाया और तो और इस मंदबुद्धि ने ईवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया और अब उसे एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के माल की जांच करनी थी। इधर जेंको के आला अफसरों ने उसे ऑर्डर्स ना मानने के लिए काफी डांट लगाई और उसे आखिरी वार्निंग दी कि अगर उसने ऑर्डर्स का उल्लंघन किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। अब जेंको के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने ईवा के साथ मिलकर डायबॉलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने अखबार के जरिए ईवा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया, जिसे पढ़कर ईवा ने उसे कॉल किया और इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस शाम ईवा ने जेंको को बताया कि डायबॉलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस पाना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। जब डायबॉलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपना चोरी का माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डायबॉलिक को लगे कि लूट का सारा माल इसी ट्रक में मौजूद है, जबकि असली माल तो एक खटारा सी दिखने वाली वैन में होगा ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। ईवा बताती है कि जब डायबॉलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक सुरंग के रास्ते से होकर गुजारेंगे और जब डायबॉलिक उस सुरंग में आएगा तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। अब जेंको को ये प्लान काफी पसंद आया और उसने अगले दिन से ही इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्टिया से मिलने गया और उसे बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन उसे डायबॉलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल अफसर को भेजेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया जब जेंको इस प्लान को अंजाम देने वाला था। इधर दूसरी तरफ एल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे काबिल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी।
इधर मिशन के लिए कमांडोज की एक टुकड़ी बनाई गई और उन्हें डायबॉलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया। इसके बाद ऑफिसर ने सभी से पूछा कि वो असली माल वाली खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलर कहता है कि असली माल वाली गाड़ी वो चलाएगा क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर खुद को साबित करना चाहता है। यहाँ एलेना ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रोलर इसके लिए नहीं माना और खुद उस गाड़ी को चलाने का फैसला किया। इसके बाद लूट का सारा माल एक साधारण से वैन में डाल दिया गया और अब सभी लोग इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर्स मिलते ही उस बुलेट प्रूफ ट्रक को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया और थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी को लेकर उल्टी दिशा में निकल गया। इधर जैसे ही पुलिस की गाड़ियां सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक से ये पूरी सुरंग धुएं से भर गई और इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक मोम का पुतला था। इधर पार्टी में जब एल्टिया अपने उस नेकलेस को पहनने गई तो उसे उसका नेकलेस कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि उसकी ये बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम रोलर को देखते हैं जो हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल के एक सुनसान सड़क पर जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया जहां उसकी मुलाकात ईवा से हुई और अब ये खुलासा हुआ कि ईवा ने एल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट का भेष बदलकर उसका वो बेशकीमती नेकलेस चुरा लिया था। इसके बाद रोलर ने भी अपने चेहरे से मास्क हटाया जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबॉलिक था। अब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि ये सब डायबॉलिक का एक प्लान था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझकर ईवा को पीछे छोड़ दिया ताकि जेंको को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दे दिया है और वो उसकी कई बातों पर यकीन कर ले। उधर जब ईवा पानी में कूदी तो वो एक खुफिया रास्ते से होकर बच निकली। इसके बाद जब डायबॉलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को जान से मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली और इस तरह से डायबॉलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जेंको को ये बात पता लगी तो वो पूरी तरह से टूट गया क्योंकि ना तो वो डायबॉलिक को पकड़ सका और ना ही एल्टिया का वो नेकलेस बचा सका। इधर ईवा और डायबॉलिक ने लूट का सारा माल चुराकर ये शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी एक नई जिंदगी शुरू की और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।